एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके मैम मिला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं विद्युत धारा चैप्टर का 4th लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में और किरचॉफ के नियम के बारे में। तो भाई आज का आपका ये सेशन बहुत ज्यादा धांसू, इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के सेशन में आज आप लोग पढ़ने वाले हो। तो भाई शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोगों को बने रहना है और सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास में रहे। इसके लिए जो बच्चे आ गए हैं फटाफट लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों को, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जो है कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ने वाले हैं। तो भाई सारे बच्चे आ जाओ गाइस, फटाफट। कहाँ हो? सारे बच्चे आ गए? हेलो एवरीवन, हेलो 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 बेटा, आ गए बच्चे सारे? चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। सो भाई जो बच्चे इस क्लास में नए हैं, जल्दी से हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सारी क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और जो बच्चे आ गए हो, वीडियो को फटाफट से अभी लाइक कर दो भाई, तुरंत लाइक कर दो, और बिल्कुल वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहो। वैसे आई थिंक बहुत सारे बच्चे हमारे पुराने हैं, लगातार हम बहुत दिनों से कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। फर्स्ट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी आप लोगों का बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो डोंट टेक टेंशन। अगर मैं हूं तो फिर टेंशन किस बात की। मैं आप लोगों को गारंटी देती हूं कि अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखोगे तो कम से कम आज की इस क्लास में ही आपका कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम का पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको इसके रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? सो गाइस, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? भाई सब ठीक ठाक, मजे में? क्यों भाई? देखो भाई, ध्यान रखना, त्योहारों का सीजन चल रहा है, सो बहुत ज्यादा टाइम आपका जो है वेस्ट ना हो, और ये समय आपका लौट करके दोबारा नहीं आएगा। देखो भाई, आप जो है पैसे फिर से कमा सकते हो, पर समय दोबारा आप नहीं कमा सकते। तो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। ठीक है? बहुत ज्यादा मतलब कि कीमती है आपका समय, तो समय का ध्यान रखना। बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है भाई, सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, पर साथ ही साथ आप लोगों को जो है अपने पढ़ाई पर भी बिल्कुल ध्यान देना ही देना है। और आप सभी बच्चों को वैसे तो मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहूंगी, बट साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखते हुए अपने समय का बिल्कुल भी मतलब कि वेस्ट नहीं होने देना है। इस बात का आप लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो भाई इसी के साथ आज का ये सेशन मैं शुरू करती हूं। तो भाई प्रतिरोधों का संयोजन, हमारा जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है प्रतिरोधों का संयोजन। हम लोगों ने जो है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा, ओम का नियम भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है? और इनका संयोजन में 2 तरह के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक पार्श्व क्रम, या फिर इसको हम लोग समानांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है? ये पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। कोई भी तरह का कंपटीशन एग्जाम हो, पक्का है। ठीक है? कोई भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में पक्का आना ही आना है। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जो है विद्युत परिपथ को जो है सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कभी कभी इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन जो है साइन को लेकर के, प्लस माइनस को लेकर के क्रिएट होते हैं, तो इसलिए आपको एकदम पूरे अच्छे से ध्यान से सुनना है। किसी एक चीज को आप लोगों को फॉलो करना मैं इसमें सिखाऊंगी। हम शुरू करते हैं अच्छी क्लास, बिल्कुल बड़े ध्यान से आपको ध्यान पूर्वक सुनते जाना है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। राइट? तो भाई हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ लिया, प्रतिरोधकता पढ़ लिया, है ना? और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? याद है कि नहीं? कि भाई बस मतलब एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। सेलिब्रेशन जरूरी है, बट पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? किसको किसको याद है? जल्दी से बताओ मेरे को, किसको किसको याद है? याद है कि नहीं? अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, याद रहना चाहिए। ठीक है? सो क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ फटाफट। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता पढ़ी, कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? जल्दी से क्विकली गाइस, ध्यान दो पढ़ाई पे, बार बार बोल रही हूं। चलो, तो भाई बिल्कुल रिवीजन आपको करते रहना है, कंटिन्यू आपको रिवीजन करना है। बिल्कुल 3rd चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हमारा लगभग 2.5 लेक्चर जो 2.5 चैप्टर खत्म हो गया, ये कह सकते हैं हम लोग। तो भाई साथ ही साथ आप लोग पीछे वाला रिवीजन करते चले जाओ। देखो गाइस, अगर आप लोग पढ़ रहे हो
पूरा न्यूमेरिकल भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर समय समय पर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गंदी बात है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी हमारा सिलेबस कवर हो चुका है उसको आपको बकायदा रिवाइज करना है। बिल्कुल इस वीकेंड पे ठान लो कि पूरा रिवीजन करके रहेंगे मैम। और साथ ही साथ जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उन सब चीजों का आप माइक्रो नोट्स बनाओ। बिल्कुल माइक्रो नोट्स आप लोगों का होना चाहिए इस तरीके से। मान लो कि ये जैसा एक पेज है तो इस पेज पर इतना माइक्रो नोट्स, मतलब कि पूरा आपका एक चैप्टर जो है इन दोनों साइड में करके आपका कवर होकर के पॉकेट नोट बनना चाहिए। पॉकेट में लेकर के चलो, बार बार लगातार। एक बार रिवाइज करने से भी काम नहीं चलेगा, बार बार रिवीजन करने का आपके पास समय नहीं होगा। तो ये जो पॉकेट नोट या माइक्रो नोट है ये बहुत काम आएगा। एक नजर देखोगे दिमाग में सारी चीजें घूम जाएगी। जैसे प्रतिरोध अगर हम लिखे है ना तो प्रतिरोध शब्द से उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है झूम जाने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपका ये पॉकेट नोट या शॉर्ट नोट। एक बार रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा। फिर से बोल रही हूं, आपको 3 बार 4 बार रिवीजन करना है। इसके लिए ये जो पॉकेट नोट है ये आपका काम आएगा। एक नजर मारोगे सारी चीजें दिमाग में वापस से रिवाइज हो जाएगी। तो आपको कभी भी कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में कभी भी आपको लोड नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओम के नियम में क्या पढ़ा? ओम के नियम में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चालक तार है उसके सिरों पर अगर हम विभवांतर लगा रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इस चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को यहां से रिलेशन मिला V इक्वल्स टू RI, ठीक है। यहां से हम लोगों को प्रतिरोध के बारे में मिला। प्रतिरोध को जिसको हम लोग R से प्रदर्शित कर रहे थे, V/I, जिसका मात्रक क्या है, ओम, है ना। अब इस प्रतिरोध को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से हम जिगजैग लाइन खींचते हैं और इसके दोनों सिरों पर इस तरीके से लाइन खींच करके हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल R से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध। इस तरीके से एक प्रतिरोध अगर है तो हमारे पास ओम के नियम में एक विद्युत परिपथ आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये चालक तार है हमारा, इस पर हम विभवांतर लगाते हैं, ठीक है। तो हर चालक तार में कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मेरा चालक तार, इनके दोनों सिरों पर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, विभवांतर लगाया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। तो क्या हुई, इसमें से धारा प्रवाहित हुई। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, V इक्वल्स टू IR या RI जो भी लिख सकते हो, या 3 रूप में इसको लिख सकते हो, I बराबर V/R या फिर क्या लिख सकते हो, R बराबर V/I, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी थी। अब अगर हमको क्या करना हुआ, अगर हम लोगों को मान लो कि कोई भी हमारा विद्युत परिपथ है, ये क्या है हमारा विद्युत परिपथ, 10th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर इस परिपथ में हम लोगों को मान लो कि ऐसी आवश्यकता पड़ी कई जगह की जहां पर हम लोगों को ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, या ऐसी आवश्यकता हुई जहां पर हम लोगों को कम प्रतिरोध चाहिए पर हम लोग उसकी आकृति में चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम उनका संयोजन। क्या करेंगे हम उनका संयोजन। संयोजन करने से क्या होता है, संयोजन करने से ये होता है कि जहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन का मतलब मैं आपको पूरा समझाऊंगी, ठहरो जरा, सब्र करो, ठीक है। और अगर हम लोगों को जहां पे प्रतिरोध के मान को क्या करना रहता है, कम करना रहता है, तो वहां पे हम संयोजन करते हैं समानांतर क्रम में। किस क्रम में, समानांतर क्रम में। और ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी ऑलरेडी। वैसे मैंने श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए, मतलब कि हम लोगों ने धारिता के लिए जो है, संधारित्र के लिए ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। पर संधारित्र के केस में ये हो रहा था कि जहां पर हम लोगों को जहां पे हम लोगों को क्या चाहिए था, किसी भी संधारित्र की धारिता का मान कम चाहिए था, वहां पे हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे। और जहां पे हम लोगों को किसी भी संधारित्र की धारिता का मान ज्यादा चाहिए था, वहां पे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ रहे थे। तो ये विपरीत है एक दूसरे के, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रतिरोधों के संयोजन में। तो प्रतिरोधों के संयोजन में मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर हम लोगों को ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध का मान बढ़ा करके चाहिए,
वहां पे श्रेणी क्रम संयोजन, जहां पे प्रतिरोध का मान कम चाहिए वहां पे हम क्या करते हैं, समानांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा कि इस किसी भी विद्युत परिपथ में, क्या किसी भी विद्युत परिपथ में हम लोगों को ज्यादा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध के लिए हम उनको क्या करते हैं, एक सिस्टम में जोड़ते हैं। दो तरीके से जोड़ सकते हैं, जिसमें हमारा पहला संयोजन है, क्या पहला संयोजन है हमारा श्रेणी क्रम, है कि नहीं, पहला हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हमारा क्या है, समानांतर क्रम संयोजन। अब 1 बाय 1 हम दोनों को एक एक करके जो है सीखते जाएंगे, ठीक है। संधारित्र के लिए तो हम लोगों ने देख लिया था, प्रतिरोध के लिए आज हम सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस में, सीरीज, एक के बाद एक, ठीक है। क्या होता है श्रेणी का मतलब, एक के बाद एक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। आप लोगों ने गणित में भी पढ़ा होगा सीरीज के बारे में, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सीरीज किसको बोलते हैं, एक के बाद एक। जैसे कि मान लो कि आपको स्कूल में एक क्यू में खड़ा करा दिया जाए, एक लाइन में खड़ा करा दिया जाए, इसका मतलब क्या है, आप एक सीरीज में खड़े हुए हो। मतलब कि मान लो कि अंजलि, ममता, नंदनी सब क्या है, एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे कि मेरे सामने मान लो नंदनी खड़ी हुई है, तो नंदनी का सर और मेरा चेहरा, है ना, एक दूसरे के आमने सामने होगा। नंदनी का सर और मेरा चेहरा एक दूसरे के आमने सामने। और मेरे पीछे चलो ममता चली गई तो क्या हो जाएगा, ममता का जो चेहरा है वो मेरे सर के सामने होगा। तो इस तरीके से एक के बाद एक खड़े होते हैं। अब जब प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध के केस में क्या होता है, प्रतिरोध के केस में इस तरीके से, मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले रही हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 प्रतिरोध ली, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 प्रतिरोध, जिसमें से मैं मान लो इसको नाम देती हूं ए बी, ठीक है। ये वाले प्रतिरोध का नाम देती हूं मैं बी सी, और ये वाला क्या है, सी डी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोगों को श्रेणी या फिर सीरीज में जोड़ना है, तो श्रेणी या फिर सीरीज में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो हमारा पहला प्रतिरोध R1, दूसरा हमारा R2 और तीसरा हमारा R3 प्रतिरोध। तो पहला वाला जो प्रतिरोध है, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब कि बी, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शन क्या कहलाया, ये जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहलाया। ठीक इसी प्रकार जो हमारा दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर कनेक्टेड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो ये संयोजन क्या कहलाया, श्रेणी क्रम। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रतिरोध को जोड़ा। आप चाहो तो इसी तरीके से क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसी तरीके से n संख्या में सारे प्रतिरोध को क्या कर सकते हो, n संख्या में जो प्रतिरोध है उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों को करना क्या होता है, इसका अगर हम लोगों को कुल प्रतिरोध निकालना है, क्या करना है, अगर कुल प्रतिरोध निकालना है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बेटा, तुल्य प्रतिरोध। हो सकता है कि नया वर्ड आप लोगों ने वैसे धारिता में तुल्य धारिता पढ़ी थी, इसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो इसको आर इक्विवेलेंट इस तरीके से लिखा जाता है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आया। अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके से अगर संयोजन होगा, ठीक है, तो वहां पर अगर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, इनके सिरों पर विभवांतर लगाएंगे। अगर क्या करेंगे, अगर इनके सिरों पर अगर हम विभवांतर लगाएंगे, विभवांतर लगाने से ही मान लो कि क्या होगी, हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे कि मैं पहले 3 के लिए आपको समझाती हूँ, ठीक है, पहले क्या करती हूँ, 3 के लिए समझाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक वी विभवांतर आरोपित किया। वी विभवांतर आरोपित करने से हुआ क्या, यहाँ पर इस चालक तार में क्या हुई, आई धारा प्रवाहित हुई, आई धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। तो मान लो कि जो पहला प्रतिरोध है, ठीक है, पहला प्रतिरोध, इसके सापेक्ष विभव क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध, इसके सापेक्ष विभव क्या होगा, तीसरे प्रतिरोध, इसके सापेक्ष विभव क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने वी विभवांतर लगाया और इस चालक तार में क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन में जुड़े होने के कारण समान धारा प्रवाहित होगी जो कि आई धारा होगी। परंतु यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर अलग अलग होगा,
है ना। क्यों होगा? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर इस विभवांतर इसमें जो है आई धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, तो इनके सापेक्ष जो विभवांतर है वो क्या होगा, V1 होगा, और ओम के नियम से ये क्या होगा, V1 बराबर IR1, V1 बराबर क्या होगा, IR1। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगी, आई धारा प्रवाहित होगी, और R2 के सापेक्ष जो विभव होगा वो R2 प्रतिरोध के कारण आई धारा प्रवाहित होने से होगा, तो इसके सापेक्ष विभव क्या होगा, IR2। इसी तरीके से सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। क्लियर है सभी को? यस या नो? जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से 3 विभव मिले यहाँ पर तीनों प्रतिरोध के सापेक्ष, ठीक है। और ये जो 3 विभव है वो क्या है, ये जो 3 विभव है वो योग है, बीज गणितीय योग है, जो विभवांतर हम यहाँ पर लगा रहे हैं जिसके बराबर है कैपिटल V के बराबर, जो विभवांतर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया इस V के बराबर। सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? और ये जो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, ये हमको कहाँ से मिला, ये हम लोगों को मिला ओम के नियम से। कहाँ से मिला? ओम के नियम से। समझ में आया? सभी को क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों को डेरिवेशन लिखना है तो इस चीज को आप लोगों को, जैसे V1, V2, V3 तो ये लिखा है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इसी के साथ आप लोग लिख सकते हो कि ओम के नियम अनुसार, लिख लो यहाँ पे, ओम के नियम अनुसार V1 बराबर हमारा IR1 होगा, V2 बराबर हमारा IR2 होगा, और क्या होगा, V3 बराबर IR3 होगा, ठीक है। और क्या होगा, V बराबर IR, क्या होगा, V बराबर IR। ये जो R है वो क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये इन तीनों का क्या है, तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चारों वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने से क्या हो जाएगा, फिर से लिख देती हूं यहां पर, IR1 IR2 प्लस IR3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, IR तुल्य प्रतिरोध, या फिर R इक्विवेलेंट, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, I जो है वो कॉमन हो रहा है, I कॉमन हो रहा है, जिससे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, IR तुल्य, और यहाँ से क्या हो जाएगा, I और I कैंसल हो जाएगा, और यहाँ से R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसके लिए हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हो गया। 3 प्रतिरोध अगर हम लोगों ने लिया तो किसके लिए हो गया, श्रेणी संयोजन के लिए, ठीक है। पर हो सकता है संयोजन में कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, ठीक है, अनंत प्रतिरोध भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्रतिरोध का भी न्यूमेरिकल जो है आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर n संख्या में हुए संयोजन में, ठीक है, कैसे हुए, n संख्या में हुए, ये R1 प्लस, ये प्लस नहीं, ये R2 R3 और ये डैश डैश डैश, ये बिल्कुल Rn, n संख्या में हो गए, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन रहा, इसके सापेक्ष अगर हम विभव लगाते हैं V, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को अगर तुल्य प्रतिरोध चाहिए तो यहाँ पर R तुल्य क्या हो जाएगा, R तुल्य यहाँ पे श्रेणी क्रम में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn, ठीक है। n संख्या में ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज्यादातर जो है तुल्य प्रतिरोध निकालने के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स हम आज क्लास में भी सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को श्रेणी क्रम में तो बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, बीज गणितीय योग है, ठीक है। इसलिए कोई भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। बट श्रेणी और समानांतर को मिला करके भी कभी कभी विद्युत परिपथ आते हैं, और n संख्या में या फिर अनंत संख्या में भी वहां पर देते हैं, तो ऐसे जगह में द्विपद प्रमेय का जो है प्रयोग करा जाएगा। तो बेहतर होगा कि आज की क्लास के बाद आप लोगों के जो गणित का द्विपद प्रमेय का जो सूत्र है वो सूत्र भी आप लोग जरूर जो है एक बार रिवाइज कर लेना। जहां पर आप लोग ये लिखोगे वहां पर जो है 1-2 जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उनको आप लिख भी लेना, ताकि वो जो है आप लोगों को काम आए, ठीक है। और इसके अलावा अनंत प्रतिरोध का जो कॉम्बिनेशन होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, पॉसिबली आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, नहीं तो आप लोगों को खुद से जो है
ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इन प्रतिरोधों के संयोजन में ट्राई करना ही है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने श्रेणी क्रम के लिए जो है सॉल्व कर लिया। कुछ थ्योरी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ। जो भी मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त अधिकतम प्रतिरोध, मतलब कि अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो हम श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा क्या होती है, समान होती है, मतलब हर प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, I धारा ही प्रवाहित होगी, जबकि क्या होगा, विभवांतर जो है अलग अलग होगा। तो यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताई थी, जो आप नोट कर सकते हैं, या फिर भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बिल्कुल मैं साइड हो रही हूं, जल्दी से क्विकली। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे पार्श्व क्रम संयोजन या फिर समानांतर क्रम संयोजन की। तो भाई समझ आ रहा है कि नहीं? देखो अभी तो बहुत आसान था श्रेणी क्रम वाला, पार्श्व क्रम में कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ज्यादातर एलसीएम इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कॉन्सेप्ट तो ऑफ कोर्स इजी ही है, ठीक है। बस अब इसका कनेक्शन आप लोगों को समझना है। जैसे कि वहां पे मैंने एक प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध लिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर समानांतर क्रम संयोजन के लिए भी मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध पहले लेती हूँ, ठीक है। n संख्या में भी हम लोग देखेंगे, पर पहले हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो है पहला सिरा है, सारे प्रतिरोधों का क्या है, पहला सिरा, और जो राइट साइड में है ये सारे प्रतिरोधों का दूसरा सिरा है। अब जब हम लोग जिस तरीके से समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग करते क्या है, सबके पहले सिरे को जो है एक साथ कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और सबके दूसरे सिरे को क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, इनको ए और बी नाम दे देते हैं। अब होगा क्या, हम लोगों को करना क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो ये ए और बी मतलब कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ के और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ करके ये जो ए और बी है क्या है, इनका 2 सिरा है, और हमको क्या करना होता है, 2 सिरों के सापेक्ष हम लोगों को विभवांतर लगाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, वी विभवांतर लगा रहे हैं इस तरीके से प्लस और माइनस, तो क्या होगी, इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से विद्युत धारा आ रही है, ठीक है। पर देखो अब होगा क्या, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग होगा। अब यहाँ पर ये जो सिरा है, इस हिस्से से 3 तार जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 3 तार जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, एक ही तार था, एक ही तार में इस तरीके से लाइन से जो है इस तरीके से कनेक्टेड था, तो हो क्या रहा था, सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, जबकि विभवांतर क्या थे, विभवांतर सभी प्रतिरोधों के सापेक्ष अलग अलग थे। परंतु यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि यहाँ पे तार जो है 3 भाग में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत धारा है ये भी क्या होगी, 3 भाग में बटेगी, ठीक है। क्या होगी, 3 भाग में बटेगी, डिवाइड होगी। उसके प्रतिरोध का मान कितना है उस पर निर्भर करेगा कि कौन से भाग में मतलब कितनी विद्युत धारा जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच या फिर शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच या फिर शाखा बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विद्युत धारा तो बट रही है क्योंकि समानांतर है ये, इस तरीके से विभव यहाँ पर सापेक्ष विभवांतर हम लोग कैपिटल V लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी के सापेक्ष R1, R2 और R3 के सापेक्ष जो विभव है आप लोगों का, वो क्या होगा, विभव या विभवांतर बोल सकते हो, ये जो है आप लोगों का V ही होगा। मतलब यहाँ पर विभव समान और धारा अलग अलग होंगे। इसके पहले क्या हो रहे थे, धारा समान थी और विभव अलग अलग थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विभव समान है और धारा क्या है, तीनों शाखाओं में अलग अलग धाराएं बहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्श्वक्रम संयोजन में जब हम लोग, या फिर समानांतर संयोजन में, इसको क्या बोलते हैं, समानांतर, ठीक है। तो ऐसे संयोजन में जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर विद्युत धारा का योग हो रहा है, मतलब I बराबर I1 I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा रही हूँ, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए, कंपैरिजन के पर्पज से यहाँ पर बनाया था। सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करना है, कौन बताएगा आगे क्या करना है हमको, कोई गैस कर सकता है आगे क्या करना है? हाँ भाई, क्या करना है, ओम का नियम लगाना है। तो ओम के नियम से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे I1 बराबर, देखो क्या होता है, V बराबर IR, I बराबर
V बटे R। ठीक है, तो यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। लिख लेते हैं यहाँ पे, ओम के नियमानुसार लिखो पहले, यहाँ पर आधा अधूरा मत लिखना, पूरा पूरा लिखना। I बराबर V बाई R, I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2 और I3 बराबर V बाई R3। ठीक है, इस तरीके से होगा, समझ आया ओम के नियम से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन चारों का मान हम रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में इन चारों का हम मान रखेंगे, रख दो भाई फटाफट। इतना सरल, इतना इजी, 10वीं कक्षा में भी आप पढ़ के ही आए हो। मेन आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम इसको क्विकली कवर करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, है ना। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे तो V बाई R इधर रहेगा, ये जो है वो क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, तुल्य प्रतिरोध है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, V कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, है कि नहीं भाई। अब यहाँ पे होगा क्या, आगे होगा V और V कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा क्या, 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। देखो हर चीज यहाँ पर बटे में है, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आप लोगों का डिफिकल्ट होगा आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे। तो इसके लिए आप लोगों को LCM वगैरह निकालने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत LCM का भी प्रैक्टिस आप वापस से कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 3 प्रतिरोध के लिए अगर समानांतर क्रम में हम तुल्य धारिता निकाल रहे हैं उसके लिए सूत्र। अगर हमको हाँ एक चीज और सुन लो यहाँ पे, क्या कि भाई यहाँ पर देखो बटे में है सारी चीजें, तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध का मान हम लोगों को मिलेगा ना, वो हम लोगों को घट के मिलेगा। क्या होगा, घट के मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, समानांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लोगों को प्रतिरोधों का मान कम करना हो। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान अगर हमको कम चाहिए तब हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्रम संयोजन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो कि क्या है, n संख्या में जो प्रतिरोध है वो क्या है आप लोगों के, n संख्या में प्रतिरोध है, ठीक है। इस तरीके से मैं डैश डैश कर दे रही हूँ, यहाँ पे nth प्रतिरोध जोड़ दे रही हूँ मैं, ये है आपका Rn, और यहाँ पर ऊपर के प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4, इस तरीके से Rn। ठीक है, n संख्या में है। अगर आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या लिखोगे, R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डैश 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 1 बटे Rn। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि मतलब जो द्विपद प्रमेय या फिर श्रेणी संयोजन सीरीज सॉल्व करोगे ना, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप लोगों को रेडी रहना है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी थ्योरी अगर लिखना चाहो समानांतर क्रम संयोजन की तो आप थ्योरी नोट कर सकते हो। समानांतर संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, ओके। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है जोड़ने से, कम हो जाता है प्रतिरोध का मान। तीनों शाखाओं में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, धारा अलग अलग होती है, I1, I2 और I3, जबकि क्या होता है, विभव एक समान होता है, विभवांतर समान होता है। ये हमारे समानांतर क्रम संयोजन के लिए है, नोट डाउन कर सकते हो, क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर श्रेणी और समानांतर दोनों का यहाँ पर जो है कंक्लूजन लिखा हुआ है। श्रेणी में समान धारा और समानांतर में क्या होगा, समानांतर में क्या होगा, समान विभवांतर। श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है और इसके प्रतिरोध के क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या होती है, समानांतर में प्रवाहित धारा जो है अलग अलग होती है और प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती ना होकर यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ठीक है, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि समानांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। कंक्लूजन है ये, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखो भाई, जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एग्जाम में, इसके रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो जब आप लोगों को मान लो कि दो जो प्रतिरोध है वो इस तरीके से अगर आप लोगों को समानांतर क्रम में दिए हुए हैं, ठीक है, और इनका अगर आप लोगों को क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो हमेशा याद रखना कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे R इक्विवेलेंट लिख रही हूं तो ये हो जाएगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है कि हम लोगों को मतलब यहाँ पर जो है टाइम लगेगा अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान रखना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या, ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो R1 इंटू R2, ये हो जाएगा क्या, R2 प्लस R1। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है क्या, R इक्विवेलेंट बराबर, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ध्यान रखना है करके। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पर इस तरीके से प्रतिरोध दिए हुए हैं, अगर इनकी वैल्यू समान हो, जैसे ये R है, ये R है, ठीक है, तो जब भी हम लोग इनका समानांतर क्रम सॉल्व करते हैं तो इनका जो तुल्य है ना, R इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाता है, R/2 हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध भी हम जोड़ दिए R, तो यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, जैसे कि 1/R प्लस 1/R किए तो ये क्या हो जाएगा, R का वर्ग, और ये R प्लस R, ये 2R हो जाएगा, और इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो R का वर्ग बटे 2R, ये R और R कट जाएगा और R/2 आ जाएगा। करके देख लेना ट्राई। अभी मैं बहुत फास्ट आप लोगों को बता रही हूँ, बट ये चीज होता ही होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो R की जगह कोई वैल्यू हुई, R की जगह क्या हुई, कोई वैल्यू, जैसे कि मान लो कि क्या है, 6 है, 6 ओम और 6 ओम, ठीक है। तो आप याद रखना कि समानांतर क्रम में अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा या निकालूंगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब इनका इक्विवेलेंट जो है वो 3 ओम आएगा अगर एक जैसा मान रहा तो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रख लिया, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे बात करते हैं, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को किरचॉफ का नियम पढ़ना है, पर यहाँ पे ध्यान रख लो, जैसे कि मान लो इस तरीके से आप लोगों को कोई कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोई कनेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये वैल्यूज अगर सेम है, ये वैल्यूज अगर सेम है, और यहाँ पे बीच में भी कोई इस तरीके से दिया हुआ है जिसका वैल्यू भी R ही है, ठीक है, इस तरीके से कोई कनेक्शन दिया होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो आमने सामने वाले प्रतिरोध है ना, इनका मान क्योंकि समान है, इस वजह से होगा क्या, यहाँ पर जो बीच में प्रतिरोध है ना, इससे बहने वाली धारा जो है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब भी आप लोग तुल्य प्रतिरोध सॉल्व करोगे तो इस तरीके के आप लोगों को मिलेंगे वहां पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, यहाँ पे बीच से अगर जो है बीच से बहने वाली धारा अगर जो है 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रतिरोध आप लोगों को सॉल्व जो करना होगा, मान लो यहाँ पे A और B टर्मिनल आप लोगों का ये है, ठीक है, तो होगा क्या, ये और ये आप लोगों का जो है श्रेणी क्रम में आ गया, ये और ये श्रेणी क्रम में हो गया। जब ये श्रेणी क्रम आप सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को जो मिलेगा बचा वाला, ठीक है, तो वो जो है आपस में किस में आ जाएगा, समानांतर क्रम में। और ये A और B है, तो A और B के सापेक्ष आप लोग तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कर सकते हो। R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए इसको जो है आप लोगों को श्रेणी क्रम सॉल्व करने के बाद इन दोनों, ये दो आपस में जो है इनका जो तुल्य है, इन दोनों का तुल्य और इन दोनों का तुल्य आपस में समानांतर में आ जाएगा। तो समानांतर में सॉल्व करने से A और B के सापेक्ष आप लोगों को क्या मिल जाएगा, प्रतिरोध मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोगों को जो है ध्यान में रखने हैं। अगर और कुछ फैक्ट रिलेटेड को फैक्ट अगर मुझे मिलेंगे न्यूमेरिकल करवाते समय तो वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर इन चीजों का ध्यान रखना है, आता ही आता है एग्जाम में। और जनरली आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखे दिए जाएंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। अब ये जो है ये कनेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम
1 ओम, मतलब कि यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो है अनंत तक के रिपीट हो रहा है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों को। जब इस तरीके से बार बार रिपीटेड कनेक्शंस आते हैं तो होता क्या है, हमको यहाँ पर जो है आर इक्विवेलेंट इसके इस टर्मिनल के सापेक्ष, मतलब ए और बी के सापेक्ष हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वहां पे क्या करोगे आप जो बचे हुए हिस्से जो है इनको क्या कर सकते हो, पहला हिस्सा को एज इट इज लिख लो 1 ओम और 1 ओम, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप लोगों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये जो बचे हुए हिस्से हैं इनको जो है आर इक्विवेलेंट करके ही लिख सकते हो, क्योंकि ये अनंत है। अनंत में से अगर वही समुद्र में से 1 लोटा जल निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत में से अगर एक हिस्सा आप हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो ये आप लोगों का जो है कनेक्शन से सॉल्व हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी, करके दिखाऊंगी, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाऊंगी। बट आज की क्लास के बाद खुद से भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। तो बिल्कुल आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जस्ट फैक्ट्स मैंने बताए हैं, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये फैक्ट्स ही आप लोगों को काम आने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है बट बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आपको पूछे, पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध के संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, पर न्यूमेरिकल्स के लिए हमको थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है। वैसे 10th में ही पढ़ा हुआ हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो इसको मैं फटाफट से मिटा रही हूं। अब हम आ जाते हैं क्या, किरचॉफ के नियम में। किरचॉफ के नियम में आ जाते हैं, ठीक है। सब रेडी हो जाओ, नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रहे हो कि नहीं भाई, सब सही शॉर्ट चल रहा है ना। चलो वेरी गुड। किरचॉफ का नियम भी हम क्विकली खत्म कर लेंगे, तब तक 1 सेकंड में पानी पी लेती हूं। बिल्कुल रेडी रहो आप लोग। हाँ भाई, वापस आ गई मैं। किरचॉफ का नियम आपको पढ़ना है, जैसे कि आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा और बहुत सारे नियम पढ़े। बात समझ में आ रही है कि किरचॉफ यहाँ पे क्या है। साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ जी ने क्या किया कि जैसे कि हम लोगों ने ओम का नियम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, तो प्रतिरोधों के संयोजन में आप लोगों ने देखा कि जो विद्युत परिपथ है बहुत ज़्यादा जटिल रूप में बन रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जटिल विद्युत परिपथ को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम का तो इस्तेमाल करेंगे ही, ओम के नियम का इस्तेमाल तो करेंगे ही, पर फिर भी वो विद्युत परिपथ को सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था इन दोनों के सहारे। तो एक सहारा आया, हारे का सहारा, किरचॉफ का नियम हमको मिला, ठीक है। किरचॉफ के नियम में किरचॉफ जी ने 2 तरह के नियम दिए, ठीक है, जिसमें से एक जो है किरचॉफ का प्रथम नियम, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो एक किरचॉफ करंट लॉ और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाया, ठीक है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, एक किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ दूसरा, ठीक है। तो ये किरचॉफ के 2 नियम की सहायता से इन जटिल परिपथों को हम लोगों को जो है सॉल्व करना इजी हो गया। तो इसको आज हम लोगों को समझना है और बहुत इत्मीनान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आप लोगों को होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम में सबसे पहले इसके 2 नियम, पहला नियम किरचॉफ का, दूसरा नियम। पहला नियम को हम लोग बोलते हैं क्या, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ को मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ क्या, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, KVL, ठीक। अब जब जटिल प्रतिरोध होते हैं तो वहां पर हम लोगों को कुछ कुछ चीजें और भी समझनी है। वो चीजें क्या हैं, जैसे कि कुछ कुछ चीजें और है, वो चीजें क्या है, जैसे कि नोड, ठीक है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक चालक तार को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक चालक तार, जैसे कि मान लो कि ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है और यहाँ पर ये एक चालक तार है, तो ये जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, जिसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक चालक तार को हम जहाँ पर जोड़ते हैं तो वो जंक्शन पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, नोड कहलाता है। अब इसके अलावा, नोड के अलावा जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, संधि। क्या है, संधि। संधि को समझने से पहले हम शाखा समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जैसे कि
दो या दो से अधिक तार। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है शाखाएं हैं, ये जो है शाखाएं हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक शाखा में या एक ब्रांच में केवल एक प्रतिरोध हो, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये मेरी एक शाखा है, ठीक है, एक ब्रांच है मेरा, ये मेरा एक ब्रांच है, और यहाँ पर एक ब्रांच ये है, ठीक है। ये हमारी 3 शाखाएं हैं, इस एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रही है। तो जब 3 या 3 से अधिक शाखाएं किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट हो तो उनको कहते हैं क्या, संधि। क्या बोलते हैं इनको, संधि पॉइंट बोलते हैं हम लोग। और ये हमारी क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। तो 3 नए शब्द हम लोगों ने सीखे, ठीक है। क्या सीखे हम लोगों ने, 3 नए शब्द हम लोगों ने सीखे, ठीक। अब होगा क्या, जैसे कि मान लो कि ये शाखाओं, नोड्स और ब्रांच, शाखाओं को, संधि को, नोड्स को मिला करके, जैसे इस तरीके से मान लो कि क्या हुआ, ये हमारा मान लो कि कोई विभवांतर लगाए हम यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मान लो क्या हो गया, ये इस तरीके से मान लो कि कुछ बना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ब्रांचेस है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, आप लोगों के संधि है, जंक्शन पॉइंट है, नोड पॉइंट्स है, ठीक है। और मतलब कि ये क्या बना रहे हैं, बिल्कुल बंद परिपथ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बंद परिपथ। ये क्या कहलाते हैं, ये बंद परिपथ ही हमारे विद्युत परिपथ कहलाते हैं। और इन बंद परिपथ में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग KCL और KVL लगाते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, तुल्य प्रतिरोध, विद्युत धारा या विभव, जो भी हम लोगों को कैलकुलेट करना हो वो हम क्या कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सीखेंगे हम 1 बाय 1। जल्दी से फटाफट आप ड्रॉ कर लो, पहले डायग्राम बना लो, क्विकली एकदम नोट कर लो, है ना। इस बंद परिपथ में हमारे जो है यहाँ पर होंगे क्या, यहाँ पर जो है हमारा प्रतिरोध होगा, विभवांतर होगा, ठीक है। और क्या होगा, विद्युत धारा बहेगी ब्रांचेस से, शाखाओं से, ठीक है। जल्दी से क्विकली हम डायग्राम बना लेंगे, देन हम आएंगे किरचॉफ के प्रथम नियम में और किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो भाई किरचॉफ का प्रथम नियम, इस प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं क्या, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस आकर के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों का संधि है, ठीक है। अब इन ब्रांचेस में, जैसे कि ये वाले ब्रांच में क्या हो रही है, I1 धारा बह रही है, यहाँ पे क्या बह रही है, I2 धारा बह रही है, और ये जो है आ रही है मान लो, और ये क्या है, यहाँ से जा रही है, I3, I4, I5, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही है, जा रही है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जितनी भी विद्युत धाराएं हैं इन सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा, इन सभी का बीजगणितीय योग 0 होगा। क्या होगा, बीजगणितीय योग 0 होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे एक संधि पॉइंट है, ठीक है। तो इस संधि पॉइंट पर जो आने वाली धारा है, ठीक है, आने वाली धारा है, तो आने वाली धाराओं का जो योग है बराबर होगा क्या, जाने वाली धाराओं के, ठीक है, जाने वाली धाराओं के। अब अगर इसको मैं जो है ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, बिल्कुल आप समझने के लिए इस लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि मेन मोटिव हमारा समझना है, ठीक है। नोट्स आपको खुद ही पढ़ना है, तो आपको जैसे जिस शब्दों में भी समझ में आता है उन शब्दों में साफ सुथरा आप लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे बीजगणितीय योग अगर मैं करना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पर I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, ठीक है। और मतलब कि यहाँ से ये क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, जा रही है। तो इस संधि पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये इधर आ रही है, इधर जा रही है, ठीक है, ये इधर आ रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो इस संधि पॉइंट पर आ रही है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, जो आ रही है उसको धनात्मक ले रहे हैं, जो जा रही है उसको क्या कर रहे हैं, अगर ऋणात्मक ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये जो है आप लोगों का सभी का बीजगणितीय योग, जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था, सभी का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको, समेशन ऑफ आई, मतलब सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो 0 होता है। इस रूप में हम जो है प्रदर्शित करके समझ सकते हैं, लिख सकते हैं।
और दूसरे रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब कि I1 और I2 आ रही है और क्या हो रही है, I3 प्लस I4 प्लस I5 क्या हो रही है, जा रही है। तो आप लोग देख सकते हो आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धाराओं का योग होता है किसी संधि पॉइंट पर, किसी यहाँ पर इस तरीके से संधि या नोड पर। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यही क्या है आप लोगों का किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इस तरीके से जब हम लोगों को यहाँ पर जैसे कि मान लो हम लोगों को प्रतिरोध पता है R1 R2 R3, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग V इक्वल्स टू IR का भी इस्तेमाल करेंगे और ये सारी वैल्यूज रख के हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग मतलब इस्तेमाल कैसे होगा, क्या होगा। तो फिलहाल आप जल्दी से नोट कर लो, इसकी थ्योरी भी मैं आपको लिखवा दूंगी, जो मैंने आपको बोल के बताया है वो लिखा हुआ मैं बिल्कुल लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग नोट कर सकते हो गया भाई, डायग्राम बना लिया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट। आप यहाँ पर जो है देख सकते हो कि किरचॉफ का पहला नियम संधि नियम कहलाता है। कैसे संधि नियम कहलाता है, मैंने बताया ना, ये क्या है, संधि पॉइंट है। ये क्या है, संधि पॉइंट है। संधि का मतलब बहुत सारी शाखाएं आकर के किसी एक जंक्शन पर जहां पर मिल रही है वो संधि पॉइंट कहलाती है। तो संधि नियम भी कहलाता है क्योंकि संधि से संबंधित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इस नियम को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धारा, आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से निकलने वाली धारा, मतलब कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का योग भी कह सकते हैं हम लोग। दोनों आपस में बराबर होते हैं, आने वाली धारा बराबर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यही कारण है कि संधि पर आने वाली धारा अर्थात आने वाली आवेश जाने वाले आवेश के बराबर होती है, क्योंकि हमारा जो होता है I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है, ठीक है, I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है। और विद्युत धारा हम लोगों को आवेशों के प्रवाह के कारण ही मिलती है, पर हम लोग इसको किरचॉफ करंट लॉ बोलते जरूर है, पर एक्चुअल में प्रवाहित कौन होता है, विद्युत आवेश ही प्रवाहित होते हैं, ठीक है। हर चीज का मूल यहाँ पे क्या है, विद्युत आवेश, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में पढ़ा था। चलो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चल हो गया, आगे बढ़े, वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे क्या, किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किसकी बात करेंगे हम, किरचॉफ के द्वितीय नियम की। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होगा, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज से संबंधित है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में केवीएल बोलते हैं। तो इस केवीएल में होगा क्या, इस केवीएल में हम लोगों को बंद परिपथ चाहिए। क्या चाहिए, बंद परिपथ चाहिए। इस बंद परिपथ को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला वाला जो था वो संधि नियम था ना, ये वाला जो है लूप नियम है। ये आप कह सकते हो लूप, मतलब कि ये जैसे कि ये है, अरे इस तरीके से नहीं बाबा, ये मान लो ये एक प्रतिरोध हो गया, ये हो गया एक दूसरा प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि क्या है, विभवांतर जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, दो लूप हो गए। क्या हो गए, दो लूप, दो बंद परिपथ हो गए, ठीक है, दो बंद परिपथ हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि केवीएल होता क्या है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे कि कोई भी परिपथ अगर बंद परिपथ है, ठीक है, तो उस विद्युत परिपथ में जितने भी विभवांतर उपस्थित हैं, ठीक है, तो विभवांतर दो रूप से उपस्थित होंगे। एक तो इस तरीके से, मान लो कि अगर कोई विभवांतर लगा रहे हैं तो वी के फॉर्म में इस तरीके से होगा, या तो फिर अगर मान लो कि अगर कोई प्रतिरोध है, जैसे कि यहाँ पे R प्रतिरोध है और यहाँ से I धारा बह रही है, ठीक है, तो ये जो है इसके सापेक्ष जो विभवांतर है V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। तो इन दो रूपों में क्या होंगे, विभवांतर जो है किसी भी बंद परिपथ में उपस्थित होंगे। तो केवीएल के अनुसार होता यह है कि किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी विभवांतर का क्या होता है, जो बीजगणितीय योग है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो ये हम लोगों का जो है द्वितीय नियम है। अब इसको हम लोग किसी परिपथ की सहायता से अगर यहाँ पर समझे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक परिपथ बना देती हूँ, ठीक है, एक बंद परिपथ बना देती हूँ। इस परिपथ में जैसे कि विद्युत, ये विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो बुक में आप लोगों को कहीं पर विद्युत वाहक बल भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मान लो कि ये एक परिपथ है, ये है आप लोगों का V1 और ये है क्या, R1,
ठीक, अब इस एक और परिपथ इसके नीचे क्या है, मान लो कि यहाँ पे E2 और ये हो गया क्या, ये E2, ये R3 हो गया और बीच में यहाँ पे क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि क्या है, कोई विद्युत परिपथ है। बना लो भाई विद्युत परिपथ। अब यहाँ पर मैं विद्युत धारा भी आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो विद्युत धाराएं हैं, यहाँ पे I1 विद्युत धारा बह रही है, यहाँ पे I2 विद्युत धारा बह रही है। मतलब कि ये एक विभवांतर लगा रहे हैं प्लस और माइनस। ठीक है, तो इससे ही जो है I1 विद्युत धारा यहाँ पर बह के निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा विभवांतर लगा रहे हैं हम लोग प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या हो रही है, I2 विद्युत धारा बह करके निकल रही है। ठीक है, दोनों ही विभवांतर मतलब कि यहाँ पे जो विभव हम लोग आलोपित करेंगे, लगाएंगे, उनसे निकलेगी। होगा क्या, ये बीच वाले हिस्से में यहाँ पर जो है ये दोनों विद्युत धाराएं जो है जुड़ करके जाएगी। ठीक है, दोनों विद्युत धारा इधर से I1 और इधर से I2 आ रही है और जा किधर रही है, ये इधर चली गई, ये ठीक है इधर चली गई इस तरीके से। तो यहाँ पर R2 में क्या है, I1 और I2 दो विद्युत धाराएं गई। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है किरचॉफ का दूसरा नियम या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ जैसे अगर लगाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो विद्युत परिपथ है इसमें दो बंद परिपथ है। एक हमारा है ये, दूसरा हमारा है ये। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, ये डायरेक्शंस मैंने कैसे लिया, ये ग्रीन कलर का डायरेक्शन जो इस तरीके से मैंने लिया है वो कैसे लिया है, इस विद्युत धारा के डायरेक्शन से। मतलब कि यहाँ पर इस परिपथ में विद्युत धारा जो है वो इधर इस डायरेक्शन में बह रही है ना, इस तरीके से इस डायरेक्शन में बह रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लूप का ये जो डायरेक्शन लिया, ये इधर डायरेक्शन में और इधर इस तरीके से बह रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिया कैसे, इधर ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें कोई ना बताए, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरा जो है बेस सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रिकल हूँ मैं। सो ये तो मेरा मतलब कि रोज का काम रहा करता था अपने कॉलेज टाइम में, तो बिल्कुल मेरे लिए तो मतलब ये हलवा है। आपके लिए भी हलवा बना के खिला दूंगी मैं, एकदम आपको जो है दिमाग में बैठ जाएगा। जबकि नॉर्मली ये सभी लोगों को सबसे ज्यादा टफ टॉपिक लगता है, हर ब्रांचेस वालों को, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बस इजी होगा ये, बाकी सबको ये टफ लगता है, पर आपके लिए मैं एकदम इजी बना दूंगी। बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है इन चीजों को। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है। ये इस तरीके से हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस बंद परिपथ के लिए दो इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कैसे इक्वेशंस लिखेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो कि ये जो पहला वाला, ये हमारा क्या है, लूप 1 और ये हमारा क्या है, लूप 2। तो यहाँ पे हम लोगों को दो लूप के लिए इक्वेशन लिखना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लेती हूँ, इसको V2 और इधर R3 को मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। सॉरी, ये R3 नहीं, हाँ ये R3 ही था, ये R2 है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो मैंने लूप का डायरेक्शन आप लोगों को दिया है उस डायरेक्शन में आप लोगों को लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे हम, विभव से लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे कि ये विभव, ये जो है ये माइनस, इधर से चल रही हूँ मैं, इधर से चल रही हूँ, ऐसे ऐसे चलते चलते आऊंगी। तो ये हो गया क्या, हमारा पहला इक्वेशन मैं लिख रही हूँ पहले वाले लूप में, लूप 1 में। ठीक है, कहाँ पर, लूप 1 में। ये हो जाएगा -V1 और उसके बाद -V1 के बाद ये हमारा इस लूप में R2 वाला हिस्सा आएगा हमारा। R2 के सापेक्ष करंट बह रहा है क्या, विद्युत धारा I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, और इसके बाद हमारा आएगा क्या, R1। तो R1 में क्या हो गया, R1 प्लस R1 क्या, I1 R1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वापस जो विद्युत धारा जाएगी वो I1 जाएगी और इधर जो आएगी वो क्या आ जाएगी, I2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए R1 में हमारा जो विद्युत धारा होगा वो क्या होगा, I1 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन पहले लूप के लिए। ठीक है, जब भी हम लोग जो है इस तरीके से दूसरा नियम लगा के, KVL लगा के हम जब परिपथ सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को इक्वेशन लिखना है। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, लूप 2 के लिए यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे भी हम लोग ये V2 से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मान लो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा -V2 और ये R2 के सापेक्ष क्या है, यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा R2 I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये I2 R3।
बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब ये 2 इक्वेशन जो मिलेगा आप लोगों को लूप 1 और लूप 2 के लिए, तो जो भी वैल्यू आप लोगों को प्रश्न में निकालने के लिए बोलेगा, हो सकता है आपको R2 निकालने बोले, हो सकता है आपको V2 निकालने बोले, हो सकता है आपको I1, कोई भी यहाँ पर दे सकता है आपको निकालने के लिए। ये इक्वेशन अगर आप लोग लिखना सीख गए तो आगे आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना हम सीखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो फिलहाल आप इतना ही सीख सकते हो, ठीक है। आप V1 को पक्षांतर करके V2 को पक्षांतर करके भी लिख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट अपोजिट चिन्ह लेते हैं, जैसे कि जहां जहां मैंने माइनस लिया है वो लोग वहां वहां प्लस लेंगे, और जहां जहां मैंने प्लस लिया है वो लोग वहां वहां माइनस लेंगे, ठीक है। बट मैं हमेशा से इस चीज को फॉलो करते आई हूं, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, किसी भी एक चीज को आप फॉलो करते हुए चलो और उसी चीज को कंटिन्यू फॉलो करो, ठीक है। तो ये आप लोगों का करना है। ये हम लोगों ने जो है किरचॉफ का जो है दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये जो पहला लूप हम लोगों ने लगाया, ठीक है, तो ये I और R मतलब विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो क्या है, एक्चुअल में विभव ही है, विभवांतर ही है, ठीक है। और तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये I1 R1 भी क्या है, I1 और R1 यहाँ पे विभवांतर ही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हो कि इनका जो बीज गणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। सारे वोल्टेजेस का बीज गणितीय योग, तो जैसे कि इस विद्युत परिपथ में ये भी क्या है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये भी क्या है, वोल्टेज है। इसके सापेक्ष जैसे मैंने यहाँ पर इसको विद्युत धारा से गुणा करा I1 R1, ठीक है, तो ये भी क्या है, विभव ही है। और यहाँ पर जो है R2 और इसका जो गुणा किया R2 इंटू विद्युत धारा किया, तो ये भी क्या है, विभव ही है। तो इस लूप के सारे विभवांतर है, उनका बीजगणितीय योग क्या लिखा हम लोगों ने, 0 लिखा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो बिल्कुल आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो, किसी भी बंद लूप या फिर परिपथ में विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला था, V1 बराबर क्या मिला हमको, I1 R1 प्लस R2 I1 प्लस I2, ठीक है। ये मिला हम लोगों को, पहला इक्वेशन मिला था, ठीक है। तो वही चीज है, अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा ठहरना, समझना। बिल्कुल बहुत ही जल्द आप लोगों की क्लास जो है वो खत्म होने वाली है, तो ठहर के थोड़ा समझोगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, समेशन ऑफ V बराबर 0। किरचॉफ के दूसरा नियम या फिर लूप का नियम भी बोलते हैं। पहले वाले को संधि नियम बोल रहे थे, दूसरे वाले को क्या बोल रहे हैं, लूप नियम बोल रहे हैं। तब हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि दूसरे नियम के अनुसार बंद परिपथ के अलग अलग भागों में प्रवाहित हो रही विद्युत धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, वही I1 R1 प्लस क्या है, I1 R2 I2 R2, है ना, संगत प्रतिरोधों और उनका जो विद्युत धारा का गुणनफल है, उनका बीजगणितीय योग क्या है, उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर के योग के बराबर होता है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इत्मीनान से समझ लेना, सारी चीजें मैंने समझा दी है। और अगर टफ लग रहा है तो दोबारा आपको ये हिस्सा वापस से रिपीट करके आपको देखना है, इस वीडियो को आपको फिर से चला करके देखना है, पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, और वैसे तो क्लास का टाइम हो चुका है बट क्विकली हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिए हुए हैं। देखो ये एक प्रतिरोधों का कनेक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। सारे के मान आप लोगों को मान लो कि क्या है, कैपिटल R है, ठीक है, सारे के मान कैपिटल R है। और यहाँ पे करना क्या है, मान लो कि ये A और B दो सिरा है आप लोगों का, A और B सिरा आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे कि ए बी के सापेक्ष, यहाँ पर ए बी के सापेक्ष आप लोगों को प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न में पी क्यू बोला है, कोई बात नहीं, मैं पी क्यू ले लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ए बी ले लिया था। पी क्यू के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध, पी क्यू के मध्य आप लोगों को क्या दिया हुआ है, तुल्य प्रतिरोध, मतलब कि आर पी क्यू आप लोगों को दिया हुआ है एन आर बाई 3, ठीक है, एन आर बाई 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि एन का मान क्या होगा, ठीक है, एन का मान क्या होगा। तो एन का मान निकालने के लिए आप लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है। जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो वहां पे आप लोगों को एन का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। जल्दी से क्विकली मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ,
ये जैसे तीन प्रतिरोध है, आपस में समानांतर है, आपस वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले ये फैक्ट्स जो है, जो टिप्स आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ पर इनका जो तुल्य प्रतिरोध है इन तीनों का आपस का, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा R/3। ठीक है, पहले ही मैंने समानांतर क्रम संयोजन में आप लोगों को बताया है। अब जैसे कि यहाँ पे दो प्रतिरोध आपस में जो है समानांतर क्रम में है और बराबर परिमाण में है, तो क्या हो जाएगा, इनके सापेक्ष जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ जाएगा क्या, R/2। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इनके सापेक्ष जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, R/2। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो R/2, R/3, R/2, ये जो है यहाँ पर ये P सिरा और ये जो है Q सिरा। तो PQ के सापेक्ष जो तुल्य प्रतिरोध है, यहाँ पर ये तीन प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो PQ का तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, RPQ होगा क्या, श्रेणी क्रम में हमको इन सभी चीजों को जोड़ना है, R/2 प्लस R/3 प्लस R/2। इस तरीके से हम क्या करें, इनको श्रेणी क्रम है, इनको जोड़ दिया आपस में। जोड़ो, फटाफट से सॉल्व करो। क्या आएगा सॉल्व करने से, जल्दी से एलसीएम लेना है। बिल्कुल एलसीएम आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 3R। ठीक है, 3R और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2R और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3R। कितना हो गया, 3 दूना 6, 2 8, 8R/6, 8R/6। ठीक है, तो ये 8R/6 आप लोगों का क्या आ गया, PQ के सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध RPQ बराबर 8R/6। ठीक है, प्रश्न में ऑलरेडी हम लोगों को ये NR/3 दिया हुआ है और N का मान हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर आपस में तुलना करोगे तो तुलना करने से आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे ये यहाँ पे कट जाएगा, ये है ना, ये कट जाएगा 3 दूना और ये कट जाएगा 2 चौक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4R बराबर NR। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से N बराबर 4। ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, वैसे जनरली आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोलता है। तो जैसे कि मान लो कि आप लोगों को PQ के सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो क्या आएगा आप लोगों का, ये जैसे कि आया था 8R/6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3R। ये आप लोगों का क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। और हो सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आप लोगों को नीट के एग्जाम में, और 4/3R जो है आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही फास्ट हम लोगों को करना है। बट आई थिंक जो है क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, हम काफी लंबा जा चुके हैं। तो आप यहाँ पे ना एक काम करो, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में ले लो आज। ठीक है, इनको आप होमवर्क में ले लो, ये जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले सकते हो। अब यहाँ पे पहले वाले में तो जो है यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध और जो है किरचॉफ का नियम दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पर ये वाले में, इसमें भी हम लोगों का जो है तुल्य प्रतिरोध और किरचॉफ का नियम का ही इस्तेमाल होगा। इसमें भी हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, इसमें हम लोगों को समीकरण निकालना है। ठीक है, समीकरण लिखना है। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर ले। होमवर्क में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ज्यादा सरल है। यहाँ पे आप लोगों को परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ। ये 30 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, विद्युत धारा कैसे ज्ञात करेंगे, कोशिश करना ओम का नियम, तुल्य प्रतिरोध, इसका ही जो है इस्तेमाल करके हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, सो गाइस, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा आज का। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। जिन किसी बच्चों को कोई भी तरह से डाउट, दिक्कत, तकलीफ, समस्या है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बेहिचक पूछ सकते हो। क्लास कैसे लगी ये भी आप जरूर बताना। फीडबैक देने से हर टीचर को खुशी होती है। मैं जानना चाहूंगी कि जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ और जो मेरी क्लास भी बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, तो भाई इन सभी बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मजा आया कि नहीं क्लास में, जरूर बताना है आप लोगों को कमेंट्स करके। और बच्चे, सारे बच्चे, जितने बच्चे आए हो, अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो अभी तुरंत के तुरंत चलो फटाफट से आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दो और बिल्कुल सारे दोस्तों को आप ये क्लास शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को। जो भी बच्चे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे और मेरी मेल आईडी पे मुझे कनेक्ट करके मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको क्लास की पीडीएफ शेयर कर दूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के बाय बच्चों।